हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आप सभी कैसे हैं? और वीडियो को पहली बात तो देखने से पहले आपको उसे लाइक करना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग अगर अपने तक सीमित रखेंगे तो चीज़ें जो बेहतर चीज़ें हैं वो दूसरों तक कैसे पहुँचेंगी। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें, आपके एफबी अकाउंट पर या फिर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आप यूज़ करते हैं उन पर इसे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये यूज़फुल है। और अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नेरी स्टडी के साथ बने रहें। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गुलाम वंश में इल्तुतमिश पर। हमने गुलाम वंश के बारे में कवर किया। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, और उसमें दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। और उसमें हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। किस प्रकार से उसने गुलाम वंश की स्थापना की। वो कभी दिल्ली नहीं आ पाया, लाहौर में ही रह कर के उसने अपना शासन चलाने का प्रयास किया। तो उसके बाद फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद फिर शासक कौन बना, क्योंकि दिल्ली के जो पद था, दिल्ली की जो गद्दी थी, उसके दावेदार कई सारे थे और भी व्यक्ति थे जिनकी नज़र थी उस पद पर क्या हुआ कि आपने स्वयं देखा, एक जगह शासन चल रहा था लाहौर में और दूसरी तरफ दिल्ली भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। तो क्या होता है कि लाहौर में जो अमीर लोग होते हैं, वहाँ के अमीर बोले जाते हैं, उन अमीरों ने अपने मतलब स्वयं के समर्थन से अमीरों ने गद्दी पर बिठाया आराम शाह को। आराम शाह जो कि किसका पुत्र था? ऐबक का पुत्र था। तो कहते हैं ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया। ये ऐबक का पुत्र था और अयोग्य शासक था। और इधर क्या हुआ, दिल्ली में जो लोग थे उन्होंने सोचा कि लाहौर से जो व्यक्ति हम पर शासन करेगा वो शायद उतना पक्षधर ना हो, वो हमारे विषय में उतना अच्छे से ना सोच सके। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को शासन करने के लिए दिल्ली में शासक बनाएंगे जो हमारे विषय में सोचे। तो उस समय बदायूं का जो इक्तेदार था, एक इक्तेदार पद हुआ करता था, तो बदायूं का इक्तेदार कौन था? वो था इल्तुतमिश। तो उन्होंने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि तुम आओ, तुम शक्तिशाली हो और तुम इन सारे जितने भी शत्रु हैं इनका सामना कर पाओगे और आकर के शासन को संभालो। तो जब दो दावेदार हो गए, एक तरफ आराम शाह जो कि अयोग्य शासक है और दूसरी तरफ ताकतवर इल्तुतमिश जो कि एक जगह आप कह सकते हैं कि बदायूं की इक्तेदारी पहले से ही संभाल रहा था, तो वो एक योग्य व्यक्ति था जिसको कि दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। और उस आमंत्रित करने के बाद भी वो वहाँ पर पहुँचा और दिल्ली का शासक बना। अब आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई विरोध तो होगा ही। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने कहा कि जब तुम योग्य नहीं हो तो पद मुझे दे दो, मैं राजा बनकर के शासन करूंगा। पर आराम शाह मानने को तैयार नहीं था। आराम शाह कह रहा था नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पद से हटा ही देता हूँ। और इल्तुतमिश याद रखिएगा, बदायूं का गवर्नर कह लीजिए या इक्तेदार शब्द के नाम से जाना जाता था, इक्तेदार ये पद हुआ करता था। तो इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था उस समय पर। तो इसने इसे पद से हटा दिया, लेकिन किस तरह से हटाया? युद्ध हुआ था, इस तरीके से नहीं कि बस उन्होंने कहा थोड़ी सी झड़प हुई और हटा दिया, ऐसा नहीं था। एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद आराम शाह उस युद्ध में हार गया और इल्तुतमिश विजयी होकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। तो अब हम पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये पूरा नाम है इल्तुतमिश का। और ये कौन था इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति था ये था ऐबक का दामाद। ये ऐबक का दामाद था। एक तरफ तो ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर दी थी कुबाचा के साथ में, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी अपने ही गुलाम इल्तुतमिश के साथ में की थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अमीर शिकार की उपाधि से दी गई थी, अमीर शिकार की उपाधि। आराम शाह को हटाकर ये गद्दी पर बैठा और जो युद्ध हुआ उसे जूड़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जूड़ का एक युद्ध हुआ, इसमें ही आराम शाह को इल्तुतमिश ने हराया था और बुरी तरह परास्त किया था, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य है ही नहीं शासक बनने के तो वो तो हार जाएगा ही। तो वही हुआ कि आराम शाह इजीली हार गया। इसके बारे में अगर हम देखें तो इल्तुतमिश जो इनके पिता थे वो इल्बरी तुर्क थे। तो इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था।
ये शमशी वंश से बिलोंग करता था। शमशी वंश इनका बताया जाता है, जबकि हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मामलुक वंश का था और इनका वंश चल रहा था शमशी वंश। अब आगे हमें देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में इसको खरीदा था। 1 लाख जीतल दिया था, जिसमें कि इसने ये गुलाम इल्तुतमिश को खरीदा था। चूँकि ये गुलाम का भी गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है इल्तुतमिश को। बहुत ही साधारण उत्तर है और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश जब राजा बना तो उसने स्वयं को शत्रुओं से घिरा हुआ पाया, कि देखा कि चारों तरफ हमारे शत्रु फैले हुए हैं, लाहौर में मेरे शत्रु फैले हुए हैं और आसपास के क्षेत्र के जो स्वतंत्र राजा हैं वो भी मेरे शत्रु बन चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे स्थितियां कैसे संभालनी हैं। इल्तुतमिश के जो 3 सबसे बड़े शत्रु हमारे सामने निकल कर आए वो थे गजनी में याल्दौस। याल्दौस का नाम आपने पहले भी सुना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी शत्रु था। इसके अलावा मुल्तान में कुबाचा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का पति था, तो कुबाचा इसका। और तीसरा हुआ लखनौती में अली मर्दान। ये इसके 3 महत्वपूर्ण शत्रु थे जिन्हें आगे चल कर के इल्तुतमिश ने परास्त कर दिया। आगे हमें देखने को मिलता है कि इतना ही काफ़ी नहीं था, सिर्फ ये ही शत्रु नहीं थे, आगे शत्रु थे स्थानीय सरकार के लोग जो आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। वो भी इसके विद्रोह में आकर सामने खड़े हो गए। अचानक से जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि या तो पुत्र बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को कि चलो ठीक है पुत्र बन गया, पिता का शासन चल रहा था। लेकिन जब एक बिल्कुल क्रम से हट कर के कोई व्यक्ति शासन करने के लिए आता है तो उसके विद्रोह में लोग खड़े ज़रूर हो जाते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, और बस आपको नोट करते रहना है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं हो सकता है आप बाद में ये जितना भी बैकग्राउंड है भूल जाएं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातों को इस तरीके से लिखें कि आप उन्हें बाद में समझ सकें। तो आगे हमें पता चलता है कि जालौर और रणथंभौर ये दोनों ही स्वतंत्र हो चुके थे। इन्होंने स्वयं की स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, जबकि अजमेर, ग्वालियर और दुआब इन्होंने भी स्वयं को तुर्कों से आज़ाद कर लिया था। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ग्वालियर का क्षेत्र जो कि इतनी ही मेहनत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत पाया था और कुछ समय के बाद ही वो स्वतंत्र हो गया। तो इल्तुतमिश के समय तक आते आते वो सारे के सारे तुर्कों के शासन से स्वयं को स्वतंत्र मानने लगे थे। आगे देखते हैं तो इल्तुतमिश जैसे ही दिल्ली का शासक बना, याल्दौज ने लाहौर पर अधिकार स्थापित कर लिया और थानेसर पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। लाहौर वही क्षेत्र जहां पर आराम शाह शासक बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जहां से शासन किया था। अब याल्दौज को मौका मिला कि आराम शाह तो यहाँ है नहीं, तो अब हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं, हम अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में इल्तुतमिश तो दिल्ली में बैठा है, दिल्ली से लाहौर बहुत दूर है, इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकता। तो उसने लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया और थानेसर तक, पंजाब के थानेसर तक अपनी सत्ता स्थापित की। ये पहले के क्षेत्र हैं, तो पंजाब के थानेसर तक इन्होंने कहा जाता है कि अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। शायद अब थानेसर पंजाब में ना करके हरियाणा के क्षेत्र में आता है। तो क्षेत्रों का बंटवारा हो गया, वर्तमान की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति की बात यहाँ पर चल रही है। आगे हम देखते हैं कि भाई जब इतना ज़्यादा बवाल हो गया, याल्दौज ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, तो इल्तुतमिश चुप कैसे बैठा रहेगा। इल्तुतमिश ने कहा तुमने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया है, तो अब इसका तो प्रमाण जो इसका नतीजा होगा वो विपरीत निकलेगा। तो क्या हुआ कि फिर हुआ तराइन का तृतीय युद्ध। ये पूछा जाता है कि तराइन का तृतीय युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो आपने तो पहला और दूसरा सुना होगा, तीसरा तो आप कहेंगे हमने तो तराइन का तृतीय युद्ध सुना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तराइन का तृतीय युद्ध इसे बोला जाता है जो कि हुआ था इल्तुतमिश और याल्दौज के मध्य। और याल्दौज को यहाँ पता चल गया कि इल्तुतमिश सच में ताकतवर है, क्योंकि यहाँ पर याल्दौज बुरी तरीके से हार गया। इस युद्ध में हारने के बाद याल्दौज को पता चला कि शायद वो इतना ताकतवर नहीं है और लाहौर पर एक बार फिर से किसका अधिकार हो गया, तो इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके साथ साथ हमें पता चला कि याल्दौज तो यहाँ पर हार ही गया, उसके कुछ समय के बाद याल्दौज की मृत्यु भी हो गई। तो जब मृत्यु हो गई, क्षेत्र खाली हो गया, इसका मतलब है कि अधिकार किसका है, इल्तुतमिश का है, जो कि कह सकते हैं कि उसका ही अधिकार होना भी चाहिए था।
याल्दौज ने तो ज़बरदस्ती आकर के कब्जा कर लिया था। आगे देखने को मिलता है मंगोलों का भय। अब इल्तुतमिश के समय काल में आप देखेंगे कि ज़्यादातर समय इसका विस्तार क्षेत्र में रहा और इसने जो भी क्षेत्र इसके हाथ से निकल गए थे उनको मतलब वापस लाने की कोशिश करता रहा और अपने क्षेत्र को इसने और ज़्यादा बढ़ाया, लोगों को हराया, बस यही ये करता रहा, इससे ज़्यादा ये बहुत कुछ नहीं कर पाया। तो मंगोलों का भय हमें देखने को इसके शासनकाल में मिला कि जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था उस समय जितने भी सीमाएं थी उन पर मंगोलों का भय था, क्योंकि मंगोलों ने आक्रमण कर रखा था और वो बहुत ही ताकतवर थे। इल्तुतमिश ने याल्दौज को तो हरा दिया, परंतु ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों से बच करके कहाँ आ गया, इल्तुतमिश के साम्राज्य में आ गया। तो ये जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों ने इसका पीछा किया और जब पीछा किया तो इसने सोचा कि इल्तुतमिश ताकतवर है, उसकी शरण में जाएंगे तो हो सकता है कि वो मुझे बचा ले। परंतु इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने कहा कि भाई मेरे साम्राज्य से निकलो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसके पीछे रीज़न क्या था अभी बताती हूँ आपको। कहते हैं कि मंगोलों का जो शासक था वो कौन था उस टाइम, चंगेज़ खान था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा मंगोल शासक था जो इल्तुतमिश के समकालीन था, या फिर चंगेज़ खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन था। तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश और चंगेज़ खान जो कि मंगोल शासक था ये दोनों समकालीन थे, एक ही काल के थे, दोनों का समयकाल एक ही था। आगे हमें देखने को मिलता है कि चंगेज़ खान बहुत ही शक्तिशाली था। इसके साथ साथ चंगेज़ खान स्वयं को भगवान का अभिशाप, गर्व से मतलब खुद को भगवान का अभिशाप कहता था कि मैं भगवान का अभिशाप हूँ, और ये बहुत ही गर्व से कहता था। इल्तुतमिश ने मंगोलों के भय से मंगबरनी की मदद नहीं की। इल्तुतमिश दिमाग वाला व्यक्ति था, उसे पता था कि वो किससे जीत सकता है और किससे वो हार जाएगा, तो व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं, जिस व्यक्ति से उसका कोई मतलब नहीं, मंगबरनी, उसको वो क्यों बचाए। तो उसने कहा कि मैं नहीं बचाऊंगा और तुम मेरे साम्राज्य से चले जाओ, और इसकी ये जो बुद्धिमत्ता थी वो आगे काम आई और इसी कारण से मंगोलों ने इसके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया। अगर ये शरण दे देता मंगबरनी को तो जाहिर सी बात थी कि मंगोल इससे खफा हो जाते या गुस्सा हो जाते, उसके बाद इल्तुतमिश को मंगोलों के साथ युद्ध करना पड़ता और फिर शायद वो दिल्ली का सुल्तान ना रह पाता, क्योंकि हो सकता है कि वो युद्ध हार जाता जैसा कि उसे लगता था। मंगोल बहुत शक्तिशाली थे और उसने यही सोच करके मंगबरनी की मदद नहीं की। आगे हमें देखने को मिला कि पंजाब और ऊपरी सिंध, जो पंजाब, ऊपरी सिंध सागर दोआब क्षेत्र, जो ये क्षेत्र था, ये इसके लिए झगड़ा होता रहता था मंगोलों, कुबाचा और मंगबरनी के बीच में। ये विवाद का क्षेत्र बन गया था, क्योंकि कुबाचा का क्षेत्र था मुल्तान, जिस पर मंगोल कब्जा करना चाहते थे, और मंगोल भी बाहर से आए थे, तो ये भी पूरे हर जगह अपना क्षेत्र फैला रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो ये भी हड़पने की नीति इन्होंने अपनाई थी कि जगह जगह पर अपना कब्जा करना, और मंगबरनी तो अपने क्षेत्र को बचाना चाहता था, तो बेचारा भाग के इधर उधर भागता घूम रहा था क्योंकि वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। तो आगे 1224 ईस्वी में मंगबरनी ने कहा कि भाई ले जाओ तुम मेरा जितना भी साम्राज्य है, और 1224 में मंगबरनी भारत छोड़कर भाग गया। इसने कहा अब कोई मेरे प्राण नहीं बचा सकता, तो भारत ही छोड़ दो, हमें रहना ही नहीं है यहाँ, अब प्राण बचा के बस भागो, साम्राज्य का कोई लालच नहीं। इसके बाद 1227 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है कि चंगेज़ खान भी मर गया 1227 में। इसके बाद इल्तुतमिश ने सिंध क्षेत्र में विस्तार कार्य शुरू किए, क्योंकि जब तक वो चंगेज़ खान जिंदा था उसने किसी भी प्रकार का चंगेज़ खान के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, और जैसे ही चंगेज़ खान की मृत्यु हुई इल्तुतमिश ने अपना विस्तार कार्य शुरू कर दिया। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मुल्तान में, जहाँ पर कुबाचा का जो क्षेत्र था, उस पर भी अधिकार कर लिया, उसे दिल्ली में मिला लिया, और कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि यहाँ पर स्थिति क्या आई थी कि इल्तुतमिश ने कहा कि या तो तुम सरेंडर कर दो और या फिर मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो उसने सोचा कि मैं इल्तुतमिश के हाथों नहीं मरना चाहता और ना ही मैं सरेंडर करूंगा, तो वो सिंधु नदी में कूद गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आगे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसका शासन दिल्ली से चला था, दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया था।
मुल्तान से लेकर के पंजाब तक, अजमेर से लेकर के कन्नौज तक और ग्वालियर तक, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैल चुका था। अब आप अगर स्वयं देखेंगे कि ये जो क्षेत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मुल्तान और पंजाब, अजमेर से लेकर के कन्नौज तक और ग्वालियर तक, मतलब मध्य प्रदेश तक ये पहुँच गया था, तो काफ़ी लंबा क्षेत्र इसका बन गया था। आगे हमें देखने को मिलता है कि 1205 से लेकर के 1206 जो एक खोखरो जनजाति का विद्रोह हुआ था मोहम्मद गौरी के समय में, जिसको दबाने के लिए मोहम्मद गौरी दोबारा भारत आया था, और इस विद्रोह को दबाने के बाद जब वो वापस जा रहा था तब उसकी हत्या कर दी गई थी। तो कहते हैं यही खोखरो जनजाति के विद्रोह को दबाने में इल्तुतमिश की भी अहम भूमिका रही थी। इसने भी भाई पूरा साथ दिया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिससे कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। जबकि दिल्ली शहर की अगर बात की जाएगी कि दिल्ली शहर को किसने बसाया था, तो अनंतपाल तोमर, ये अनंतपाल तोमर नाम का व्यक्ति था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। यहाँ दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है? इल्तुतमिश हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी उपाधि देखते हैं, तो उपाधि इसकी सुल्तान की उपाधि थी। हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, परंतु इल्तुतमिश वो व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, और ये सुल्तान की उपाधि उसने बगदाद के खलीफा अल मुस्तसीर बिल्लाह से इसे मिली थी। अल मुस्तसीर बिल्लाह। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी बगदाद के खलीफा ने भारत के किसी व्यक्ति को सुल्तान की उपाधि दी हो, ऐसा पहली बार हुआ था। तो पहली बार हुआ था और पहली बार किसी व्यक्ति ने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रशासन में 40 प्रमुख सरदारों के दल का गठन किया, जिसको गुलाम चालीसा या तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की थी, तो वो व्यक्ति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। चालीसा दल कहा जाता है, गुलाम चालीसा कहा जाता है, तो ये सारे नाम हैं इनके अलग अलग तरह से। आगे हम देखते हैं इनके सिक्कों के बारे में। तो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, सोने के नहीं, शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने, और जिसका नाम था टंका और जीतल। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है टंका और जीतल किसने चलवाया, ये टंका और जीतल चलाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो टका और जीतल चलाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। टका होता था चांदी का, जो टका होता था 175 ग्रेन का होता था और ये चांदी का होता था, जबकि जीतल तांबे का होता था। अब इसके बारे में हम पूरा एक शॉर्ट में देख सकते हैं। आप ऐसे भी शॉर्ट में जब हम नोट्स बनाते हैं रिवीजन के लिए, तो हम इस तरीके से नोट्स बनाते हैं ताकि हम एक नज़र में सब कुछ कवर कर सकें। तो इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, ऐबक का दामाद, इल्बरी तुर्क समशी वंश, तुर्काने चहलगानी गुलाम चालीसा की स्थापना करने वाला, अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के, इसके साथ साथ सुल्तान की उपाधि धारण करी और राजधानी इसकी क्या थी? दिल्ली थी। इस तरीके से भी आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। बस आपको बैकग्राउंड की जो स्टोरी है वो याद रखनी है। आगे हम देखते हैं इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ, कि इसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए, कौन कौन सी उपलब्धियां थीं जो इसके नाम दर्ज की गईं। तो इल्तुतमिश को सल्तनत प्रशासन के 3 भागों, इक्ता प्रणाली, सेना व मुद्रा व्यवस्था जारी करने का श्रेय जाता है। मुद्रा व्यवस्था चलाई थी, इक्ता प्रणाली के लिए बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस इक्ता प्रणाली लाने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने पूरा कराया था। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है इल्तुतमिश को, जबकि पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। और वहीं 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 3 व्यक्तियों का श्रेय है कुतुब मीनार को बनाने में। आगे हम देखते हैं नागौर। यहाँ पर आसार किन का दरवाज़ा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। ये नागौर में स्थित है आसार किन का दरवाज़ा। और बदायूं में इसने बनवाया हौज़ ए शमशी या शमशी ईदगाह।
हौज ए शमशी या शमशी ईदगाह। अब ये कौन था, शमशी वंश का था ना, तो शमशी वंश से आप यहाँ याद रख सकते हैं हौज ए शमशी या फिर शमशी ईदगाह। दिल्ली में इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा भी बनवाया था, नासिरुद्दीन महमूद का, जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका मकबरा है, तो नासिरुद्दीन महमूद का। किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। आगे हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली में ही इल्तुतमिश का भी मकबरा बना हुआ है, जो कि स्क्रीच शैली का पहला उदाहरण है। भारत में स्क्रीच शैली का बना पहला मकबरा कौन सा है, तो इल्तुतमिश का मकबरा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का सूफी संतों के प्रति आदर भाव था, मुस्लिम था और सूफी संतों को बहुत ही मानता था, बहुत ही आदर करता था उनका। बगदाद के खलीफा का नाम इसने सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया था, मतलब इसके सिक्कों पर जो नाम मिलता था हमें, वो बगदाद के खलीफा का नाम मिलता था इसके सिक्कों पर। और सिक्के कौन से थे, तो टका और जीतल, टका चांदी का और जीतल तांबे का, टका 175 ग्रेन का। आगे हम देखेंगे 136 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में बामियान अभियान के दौरान, एक बामियान अभियान के लिए जा रहा था, उसी समय रास्ते में ही बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बामियान शायद अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान में बामियान पड़ता है, और वहाँ पर ही उस किसी अभियान के लिए ये जा रहा था, और उसी अभियान में जाते समय रास्ते में ही ये इतना बीमार हो गया कि 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के साथ ही इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था, जो समय काल था, इसके द्वारा जो भी किए गए कार्य थे वो सारे के सारे यहीं पर समाप्त हो गए। और इसके बाद जो शासक बना वो इनका एक और अयोग्य पुत्र शासन करने के लिए आया, जबकि जब इसने अपने मरने से पहले ही अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को शासिका घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद जो शासन करने के लिए आएगा वो रज़िया सुल्तान होगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को राजा बनने के योग्य नहीं मानता। परंतु फिर भी परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई और रुकनुद्दीन जो कि इसका बेटा था वो शासन करने के लिए आ गया, परंतु जनता कुछ नहीं थी, तो उन्होंने रज़िया को भी शासन करने का मौका दिया। तो अब अगले पार्ट में हम देखेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, और बलबन को भी कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच।